हुआ? मैं बोला बाबा टाइम लग रहा तो बैठो, फिर कब से एकदम रेडी हो गया, चालू ही नहीं हो रहा है वीडियो। हो गया। लास्ट जो डिस्कशन हुआ था वो हाइड्राइड के बारे में हुआ था, बराबर। आगे देखते हैं। टोटल 3 कंपाउंड का डिस्कशन करना है। तो कंपाउंड नंबर 1 इज हाइड्राइड, कंपाउंड नंबर 2 इज वाटर along with heavy water, and compound number 3 is hydrogen peroxide। ठीक है। तो लास्ट टाइम हाइड्राइड हो गया था। हाइड्राइड को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं? 3 पार्ट। पार्ट 1 इज इलेक्ट्रॉन आयोनिक हाइड्राइड, पार्ट 2 कोवैलेंट हाइड्राइड, पार्ट 3 इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड बताया था कि दिस आर द हाइड्राइड फॉर्म बाय s block elements। कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर दोस व्हिच आर फॉर्म बाय ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17। ठीक है। एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय d block elements, along with that you can see f block elements also। these are the non stoichiometric हाइड्राइड्स, बराबर, जिसमें एलिमेंट जो आपस में उनका रेशियो मेंटेन नहीं होता, ये सारी चीजें। ठीक है। आगे के डिस्कशन में वाटर। अब वाटर में मैं अपने मन में ऐसा आता है कि वाटर में डिस्कस क्या करें। ठीक है। तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि और अपना बॉडी का 65 to 70%, बराबर, जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? वाटर ही है, बराबर। वाटर इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इट एक्ट्स एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है। प्लांट्स में अराउंड 95% बोला जाता है कि वाटर हो सकता है, मैक्सिमम 95% तक वाटर हो सकता है कॉम्पोजिशन के टाइम पे जब बात करते हैं। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 65 to 70%, 65 आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। वाटर का मेनली सोर्स क्या है अपने पास? सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट कहाँ पे? और अर्थ पे अगर बात करेंगे ओशन में प्रेजेंट होता है, विच इज मोर देन 97%, बराबर। सबसे लेस अमाउंट रिवर में होता है, बराबर, काफी कम अमाउंट में होता है। वाटर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वाटर बना के सेल करना और फिर उससे खरीदना, ये सब काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है, बराबर, और कॉस्ट वाइज भी काफी ज्यादा महंगा होगा, बराबर। अगर ये करना पड़ा तो बेसिकली ये होगा सी वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करके। द प्रोसेस इज कॉल्ड डीसैलिनेशन, बराबर, जिसमें सी वाटर जो सॉल्ट का वाटर है उसे मैं डीसैलिनेशन करूंगा, और डीसैलिनेशन के बाद मुझे जो वाटर मिलेगा उसे प्यूरिफाई करूंगा मैं, और उस आखिरी में जो वाटर मुझे मिला वो मेरा प्योर वाटर होगा, जो पोर्टेबल वाटर के फॉर्म में मैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है। बट ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए करना पॉसिबल नहीं है, बराबर। जो बट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। अपने यहाँ पे 2 रीजन है। पहला, उतना पैसा नहीं है, दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ये 2 रीजन की वजह से अपने लिए काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ठीक है। यही नहीं, वाटर ही नहीं, नेचर का बनाया हुआ कुछ भी हो, अगर उसे हमें खुद बनाना पड़ जाए, बराबर, तो वो काफी डिफिकल्ट टास्क है अपने लिए। जैसे ऑक्सीजन गैस, अब इस रूम में सब लोग जिंदा है, मतलब ऑक्सीजन गैस इनहेल कर ही रहे ना, रेस्पिरेशन हो ही रहा है उनका, तभी बॉडी में सारे ऑर्गन प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ब्रेन को छोड़ के आपके। रीजन तो उसका पता ही है आपको। ठीक है। ऐसा भी बोला था कि ब्रेन बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, बैठ गए साथ में कई सारे लोग बैठ गए ना, तो ऑक्सीजन कम बढ़ जाती है, ऐसा हो सकता है। ये रीजन आप घर पे दे दे एक बार, लॉजिकल भी लगेगा थोड़ा, मतलब इसलिए उधर क्लास में क्या समझ नहीं पाता मैं। तो ऑक्सीजन जैसे बनाना पड़ जाए, मेन सोर्स कौन है ऑक्सीजन का? प्लांट्स। ये ऑक्सीजन गैस जो आ रहा है वो अपन थोड़ी ना कहीं से खरीद के ला रहे हैं, बना रहे हैं, ये प्लांट्स ही दे रहे हैं ना। ऐसे वाटर, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब अपने लाइफ का ऐसा हिस्सा है जो जिसके बिना लाइफ इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है, बराबर। वाटर के बिना, ऑक्सीजन के बिना, इन सब के बिना। ठीक है। तो वाटर केमिस्ट्री में भी काफी जगह पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने एक स्टेटमेंट ही देके खत्म कर दिया कि वाटर से अच्छा कोई सॉल्वेंट ही नहीं है। वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वजह से ये काफी अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली वो पॉइंट है, देखो फिजिक्स वाली से चार्ज के टर्म्स में मेजर करते हैं, बराबर। अपन चार्ज के टर्म्स में मेजर नहीं करते, अपन इसे डेफिनेशन में इस तरीके से बोलते हैं कि वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फायदा ये कि वो सामने वाले के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर ले। वो जब डेफिनेशन बोलेंगे तो अलग एंगल से बोलेंगे, बराबर, कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूं मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास सामने वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की पावर जितनी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट उतना अच्छा होगा, बराबर। और ये जो पावर है वो शायद उसी पावर को मैं नाम दे रहा हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसी पावर को मैं क्या नाम दे रहा हूं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बराबर।
ऐसा नहीं कि वाटर सबसे हाईएस्ट है, H2SO4 हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, इनके पास उससे भी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये सब कभी भी यूज नहीं किए जा सकते एज अ सॉल्वेंट। उसके पीछे कई सारी रीजन है, ये उस कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पता चला, समझा? ये उस कंपाउंड को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इनके पास और भी कई टाइप के नेचर होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वगैरह, जो उस कंपाउंड को ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर देंगे। जिस कंपाउंड के साथ आपने मतलब जिस कंपाउंड के लिए आप सॉल्वेंट यूज करना चाहते थे वो कंपाउंड ही डिस्ट्रॉय हो गया अगर आपने H2SO4 या H2O2 ले लिया। इसलिए वाटर इन सब चीजों से बेटर है। आप समझे मेरी बात? ठीक है। स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है वाटर का, बराबर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, कि वाटर इट हैज बेंट स्ट्रक्चर, उस स्टेरिक नंबर इज 2+2, बराबर, उसका स्टेरिक नंबर 2+2 होगा, दो एटम बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और दो लोन पेयर है, बराबर, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होती है ना, स्टेरिक नंबर क्या बना 2+2, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp3, बराबर। sp3 में कौन सा बेंट शेप है, वी शेप बोल सकते हैं, एंगुलर बोल सकते हैं आप, बेंट बोलो, वी बोलो, या फिर एंगुलर। दो लोन पेयर होने की वजह से वो जो एंगल है दैट रिड्यूसेस टू 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री के आसपास का एंगल वहां पे जनरेट होता है। तो उतना sp3 अगर है तो 109 होना चाहिए, बट वो दो लोन पेयर का प्रेजेंस, लोन पेयर रिपल्शन जो जनरेट हो रहा है, वो लोन पेयर रिपल्शन उस 109 डिग्री के एंगल को रिड्यूस करता है, बराबर, एंड दैट एंगल रिड्यूसेस टू 104 डिग्री अप्रोक्सीमेट, 104 डिग्री तक वो एंगल आ जाता है, ठीक है। वाटर जब अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है तो इस फॉर्म में इट गिव्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मींस देयर विल बी फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड देंगे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 3 देंगे, कुछ ऐसे भी पॉसिबल है जो 4 बॉन्ड देंगे, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझे मेरी बात? अगर मैं ऐसा बोलता कि यही वाटर आइस फॉर्म में, यही वाटर किस फॉर्म में, आइस फॉर्म, बराबर, जैसे मैंने मान लो ऐसा लिख दिया कि ये वाटर जो है ना आइस फॉर्म में, तो इन दैट केस इट गिव्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कंपलसरी। इस बार मैंने वर्ड नहीं यूज किया ना मैक्सिमम, मैंने बोला सबको मैं 2 आईफोन दूंगा, तो इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, 2 आईफोन मिलेगा। मैंने बोला मैक्सिमम 2 आईफोन दूंगा, तो शायद एक भी दे सकता हूँ, 0 भी तो हो सकता है, अरे हाँ है ना? क्यों? आपके पेपर में लिख के आता है मैक्सिमम मार्क्स 180, आगे की बात तो तुम समझ ही गए, 0 भी होता है ना भाई, कुछ को तो क्लासेस उधार देती है माइनस में, तो ले लेंगे -4 लेके तो बाद में वापस कर देगा, वैसे वाले भी हैं, तो 0 भी तो हो सकता है ना। मैंने क्या बोला मैक्सिमम, तो 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, आधा पौना क्यों नहीं, वो तुम समझ सकते हो, हाँ है ना? ठीक है। तो वाटर जब आइस फॉर्म में होगा ना तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड देता है, बट जब यही वाटर चेंजेस टू लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इट कैन गिव मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझे मेरी बात को, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दे सकता है भाई। और यही वाटर जब वेपर फॉर्म में होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर याद होगा तो बोल सकते हैं आंसर, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वेपर स्टेट में अपन क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। यही रीजन होता है कि इफ यू कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू इट्स, उसके जो पीरियड के हाइड्राइड्स है ना उनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। अमोनिया कम्स अराउंड 239 केल्विन, HF कम्स अराउंड 293 केल्विन, वाटर कम्स 373 केल्विन। आप समझ गए मेरी बात को? अगर उसे कहीं अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा ना तो क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, वो क्या बोलेगा मालूम है? क्या आप अज्यूम कर लीजिए कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, आप अज्यूम कर लीजिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। आपको अगर याद हो तो ग्रुप 16 हाइड्राइड में हम लोग ने ऐसा बोला था वाटर हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट रिजल्ट इन एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट एसोसिएशन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिंपल। अब मेरा स्टेटमेंट ये कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी वाटर के अंदर, तो ये जो एसोसिएशन है, बॉन्डिंग क्लोज आ रहा है लिक्विड में, ये सब कुछ नहीं होगा भाई, दैट वाटर विल बी फाउंड इन गैसियस स्टेट, समझा? विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज -100 डिग्री सेल्सियस, सही सुना, -100 डिग्री सेल्सियस, इट विल बी फाउंड इन गैसियस स्टेट।
अब आप डिफरेंस समझ सकते हो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का कि उसने उसको लिक्विड फॉर्म में किया। जिस दिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाराज हो गया और वाटर से बाहर निकल गया तो पूरा वाटर किस में आ जाएगा, वेपर, क्योंकि एसोसिएशन ही नहीं हो पाएगा ना। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया है ना। अगर ऐसा बोल दिया कि विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मैं बोलूंगा विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज -100 डिग्री सेल्सियस। तो -100 किया तो कितना हो गया, 273 केल्विन, दैट इज -100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 373 होता है, 100 माइनस कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 273। आया समझ में? 0 डिग्री 273 ना, तो 173 बराबर, दैट इज -100 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डिफरेंस समझ के रखें बराबर। वाटर में बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो बाकी सारे पॉइंट्स जो है उनके वैल्यूज को लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और दूसरा जो ये डिस्कशन हुआ था अपना कि वाटर अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखेंगे जो ऑलरेडी डिस्कस हुई है, जिसका एक रिकॉल दे रहा हूँ कि वाटर और आइस में डेंसिटी का डिफरेंस होता है। जब मैं वाटर बोल रहा हूँ मतलब मैं लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, आया समझ में। आइस सॉलिड बोलना होगा तो आइस बोल दूंगा और वेपर बोलना होगा तो वेपर बोलूंगा। सिर्फ वाटर बोल रहा हूँ मतलब लिक्विड। तो अपन ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिकॉज आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर लिक्विड फॉर्म से कम है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये लिक्विड में ना हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, आइस में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4, एंड इट फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर्स। जब यही फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं जो टूट जाते हैं, क्योंकि अब 4 नहीं देंगे, अब तो क्या होगा, मैक्सिमम 4। तो कोई कोई तो टूटेगा ना, जहां पे टूटेगा वहां पे केज टूट गया, उतना वॉल्यूम डिस्ट्रॉय हो गया। वॉल्यूम डिस्ट्रॉय मतलब उतना वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कहीं पे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी रिलेटिवली क्या होगा, बढ़ेगा ना। ये रीजन है कि आइस जो तो फ्लोट होता है किसके ऊपर, हाँ। लोग बोलते हैं वॉल्यूम, बट वॉल्यूम किस वजह से आया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्टीमेट रीजन कौन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी से पूछा जाए तो क्या बोलेगा कि डेंसिटी ऑफ आइस इज, बोलो, लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। पूछ लिया क्यों, बराबर, पहला आंसर तो आप यही बोलोगे। तो बोला डेंसिटी इसलिए कि मैं, क्योंकि वाटर जब बनता है ना तो वाटर के अंदर जो वॉल्यूम है वो डेंसिटी ऑफ आइस के वॉल्यूम से क्या है, कम है, इसलिए उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब इस पे भी किसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों, तो उसका वॉल्यूम क्यों ज्यादा है, तब आपको बताना पड़ेगा कि वाटर जब आइस फॉर्म में होता है ना तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड देता है और जनरली केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है सब जगह, जिसकी वजह से उसका ये अल्टीमेटली क्या होगा, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंड दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिक्रीजेस द डेंसिटी। समझा? वो क्यों बन रहा है, केज क्यों बन रहा है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। समझा? ठीक है। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको समझ के रखने, याद रखने। अपन अब जो डिस्कस करने वाले ना मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाटर के बारे में इतना तो आपको मालूम है कि वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है। अरे हाँ है ना, इन तीनों में से कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ तो वाटर नहीं है बाबा, हाँ कुछ और है वो, फिर वो समझ जाए। नॉर्मल वाटर रहेगा तो कलरलेस रहेगा, टेस्टलेस रहेगा और ओडरलेस रहेगा। आप बोल रहे नहीं सर कलरलेस तो लग रहा है लेकिन टेस्ट अलग लग रहा है, तो बॉटल पे ध्यान दे, कुछ और है वो, वाटर नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप कहीं भी जब आप पढ़ते हैं, शुरुआत से जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने बहुत सारी जगह देखा है कि अपना बात होता ही है एक्वस सॉल्यूशन। तो वाटर ऑलमोस्ट हर जगह कहीं ना कहीं कैसे न कैसे इन्वॉल्व होता है, या तो वो रिएक्शन करेगा या तो मीडियम देगा।
या तो वो रिएक्शन करेगा या तो वो मीडियम देगा। मीडियम देने का मतलब क्या हुआ कि सामने वाला उसके कांटेक्ट में जब आएगा तब कहीं पे रिएक्ट कर पाएगा। जैसे डिफरेंस ड्राई HCl गैस, एक्वस HCl, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ड्राई HCl मतलब सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। एक्वस HCl का मतलब हुआ कि दैट HCl गैस इज पास्ड इन वाटर, दैट HCl गैस इज पास्ड इन वाटर। तो वाटर उसके लिए सर्व कर रहा है एज अ मीडियम। वाटर उसके लिए क्या सर्व कर रहा है? मीडियम। आप पढ़ने आ रहे हैं तो ये क्लासरूम आपका मीडियम है। क्लासरूम थोड़ी ना पढ़ रहा है, पढ़ आप रहे ना, रिएक्ट आप कर रहे हैं, वाटर नहीं कर रहा है, ऐसा समझ के चलो। समझा नहीं समझा मेरा बात? तो वाटर ऐसा मीडियम होता है और बहुत सारी जगह पे वाटर डायरेक्टली रिएक्ट करता है। तो आज के दिन के लिए तो हम वो डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में जहां पे वाटर डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट वी आर स्टार्टिंग दैट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया कि दिस वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, बट वो नाम वगैरह अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि कुछ थियरी के बारे में आप नहीं जानते हो। तो अभी के लिए मैं ऐसा बोल दूंगा कि एसिड मतलब यहाँ पे वो हुआ जो H+ दे रहा है और बेस मतलब वो हुआ जो H+ ले रहा है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ अमोनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, अमोनिया और वाटर के बारे में, ठीक है? किसके बारे में? अमोनिया और वाटर। अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस, वाटर एक्ट्स एज अ एसिड। एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H+ देता है। तो मान लो इस वाटर ने अपना H+ दे दिया तो वाटर क्या बन गया? OH-, क्योंकि इसका H+ चला गया ना। किसी का प्लस जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस, बराबर। अमोनिया ने क्या किया? एक H+ कंबाइन कर लिया तो ये क्या बन गया? NH4+। इसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। व्हाट इट इज कॉल्ड? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा बन गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस? एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का होगा तो किस फॉर्म में रहेगा? आपको बोल दिया NH3+, NH3, OH-। आपको बोल दिया NH2-, OH-। आपको बोल दिया NH4+, OH-। आपको बोल दिया NH4+, H+। आंसर क्या हो गया? NH4+, OH-। इसको मैं बोल रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। And thus that ammonia acts as a base and water acts as acid। जो अमोनिया है ना ये बेस का काम करेगा और जो वाटर है वो एसिड का काम करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये मेरे पास, मान लीजिए मैं HCl ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? HCl प्लस वाटर। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना था कि ये मीडियम की तरह हो गया, बराबर? तो HCl जो होता है ना वाटर में जैसे ही आता है इमीडिएट वो HCl के जो H+ आयन है गेट्स कंबाइंड विद वाटर। क्या बन जाएंगे बताइए? दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, याद है? H3O+। अरे याद है कि नहीं याद है? बराबर। और इसका जो Cl- है वो साइड में निकल गया। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है? ऐसे ना वाटर की कुछ फॉर्म्स होती हैं, बराबर? ये जैसे मैंने लिखा ना H3O+, ऐसे और भी उसकी फॉर्म्स अवेलेबल है अपने पास। उन फॉर्म का डिस्कशन मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि एक एसिड और बेस की एक टाइप है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम करके चैप्टर है, उस में जब एसिड बेस की उस टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो ये जो H3O+ हाइड्रोनियम आयन है जो इनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसके और भी टाइप्स के बारे में मैं बताऊंगा, आपसे बात करूंगा उधर, ठीक है? अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ उसे। अभी के लिए अपन इसको सिंपल रख रहे हैं, हाइड्रोजन चैप्टर से रिलेटेड खाली। H2S plus HOH, H2S plus HOH, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, कैन गिव यू H+, बराबर? कैन गिव यू H+। मान लीजिए इसने H+ ले लिया, H3O+ बन गया, प्लस क्या बचा बताइए? HS-। अगर ये HS- वापस किसी वाटर से कंबाइन हो जाए, बराबर? यही HS- वापस फिर किसी वाटर से कंबाइन हो जाए तो क्या दे देगा? H3O+ plus S-2, ठीक है? That you can refer it from NCERT पेज नंबर 291। 291 पे आओ, देखा? समझा? सबके बाजू में एक्वस लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वाटर के साथ कंबाइन हो गए ना, तो इसलिए क्या बोले जाएंगे? एक्वस। मिला रिएक्शन वाटर प्लस अमोनिया, वाटर प्लस H2S, क्या बना रहा है? H3O प्लस HS- एक्वस ना। उसकी साइड में देखेंगे तो एक रिएक्शन ऐसा भी लिखा हुआ है, ऑटो प्रोटोलिसिस। मिला?
ऑटो आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस, जो खुद ही प्रोटॉन का ब्रेक डाउन कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एक वाटर अपना H प्लस दे रहा है, दूसरा वाटर H प्लस ले रहा है। चेक करो, मिला? अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ वाटर प्लस वाटर, तो इसमें क्या होगा, एक वाटर अपना H प्लस दे देगा, बराबर, और दूसरा वाटर H प्लस ले लेगा, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन, हाइड्रोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन। अब समझे मेरी बात को? अब किसी एक वाटर में तो अज्यूम करना पड़ेगा ना आपको कि इस वाटर ने क्या किया, H प्लस दिया। तो मान लो मैंने बोला कि इस वाटर ने H प्लस दिया, तो अगर इस वाटर ने H प्लस दिया तो H प्लस आयन जो डोनेट करते हैं, प्रोटॉन जो डोनर होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड्स, दे आर कॉल्ड एसिड। दूसरे वाले को मानना पड़ेगा कि इसने H प्लस लिया, यही बोल सकते हैं ना। तो जिसने H प्लस दिया वो क्या बन गया, OH माइनस। बोलो आया ना? इस एसिड ने ये वाला बेस जनरेट किया और इस वाले बेस ने ये वाला एसिड बनाया। अब ना आप खाली प्रोडक्ट साइड पे फोकस करो। मुझे बताओ कि अगर H प्लस देना होगा तो क्या ये हाइड्रोनियम आयन H प्लस दे सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, वो H प्लस दे सकता है, बराबर। और अगर H प्लस लेना है तो क्या ये OH माइनस आयन H प्लस ले सकता है? हाँ। तो जो H प्लस ले रहा है वो क्या होता है, बेस, और जो H प्लस दे सके वो क्या है, एसिड, बराबर। तो ये एक एसिड बेस यहाँ पे थे और एक एसिड बेस यहाँ पे, बराबर। इसे मैं अगर बोल दूं कि दिस इज एसिड 1, ये क्या हो गया, एसिड 1, तो ये क्या हो जाएगा, बेस 1, ये इस एसिड का बेस है, बराबर, और इस ये बेस का ये एसिड है, ऐसा बात होगा। तो उसने देखो वहां पे आपको दिया है एसिड 1 बेस 2, एसिड 2 बेस 1 मिला, ऐसे। ये एसिड, आप समझे ना मैंने क्या बोला, ये एसिड था आपका, इस वाटर ने H प्लस दे दिया, बराबर। तो वाटर से H प्लस जाने के बाद क्या बन गया, तो ये क्या माना जाएगा, बेस 1। दूसरे वाले वाटर ने क्या किया, H प्लस लिया, तो H प्लस ले रहा है मतलब एक्टिंग एज अ बेस, तो ये क्या बन गया, बेस 2, ये क्या बन गया, एसिड 2, एसिड 1 बेस 1, एसिड 2 बेस 2। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, they are called conjugate acid base pairs। समझा? एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपको, ड्यूरिंग ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ड्यूरिंग ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर नंबर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स आर फॉर्म। कितने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएंगे, आंसर हो गया 2 बन जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? यस और नो गाइस? अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है वाटर प्लस H2SO4, बराबर, मान लीजिए इसमें बन गया HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, बराबर, ठीक है। That HSO4 minus further react with H3O, further react with another water molecule, that result in formation of SO4 minus plus H2O H3O plus। अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनी, तो आंसर क्या हो गया, 3। ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है, ये तीसरी वाली भी तो है, ये तो ऑलरेडी है ना मेरे पास एक भी। नहीं समझा? ये वाटर से हाइड्रोनियम बना ना, बराबर, तो उस समय H2SO4 ने क्या किया, HSO4 माइनस बनाया, बराबर। अब वो थोड़ी ना इतने अच्छे से रिएक्शन तुमको लिख के देगा, वो तो क्या करेगा, डायरेक्ट लिख दे वाटर प्लस H2SO4 गिव्स सल्फेट आयन। तो तुम्हें समझना है कि 2 बार हुआ, एक बार में एक H प्लस गया, दूसरी बार में दूसरा H, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे वही आयनिक इक्विलिब्रियम में। ये तो अभी यहाँ पे क्या एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, अपने नोट्स में दिया हुआ है, इसलिए मैंने आपको थोड़े बहुत पॉइंट समझा दिए कि एसिड 1 बेस 1, एसिड 2 बेस 2 कौन से टर्म में अपन बोल रहे हैं। द सेकेंड इज रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर याद आ जाए तो हम लोग ने पहले डिस्कस किया हुआ है मेटल प्लस वाटर का रिएक्शन। जो मोर रिएक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, they react with water directly, with the cold water, along with the liberation of hydrogen gas, ठीक है, more reactive metals, ठीक है। तो more reactive react with cold water, याद आ रहा है कुछ? to produce hydrogen gas। अगर reactive metal की बात करें जैसे मैग्नीशियम और ये सब थे, तो उनके लिए कैसा वाटर चाहिए था, हॉट वाटर।
थोड़े लेस रिएक्टिव मेटल की अगर आप बात करें तो उनके केसेस में मुझे क्या चाहिए, स्टील चाहिए। जैसे Fe का एग्जांपल लिया था, प्लेन प्रोसेस उसी का एग्जांपल था, बराबर, विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फेरोसो-फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 अगर याद हो तो। थर्ड इज रिएक्शन विद metal oxide, reaction with metal oxide, reaction with metal oxide। मैं इसको थोड़ा और ऐसे आगे बढ़ा रहा हूँ। reaction with metal oxide, metal hydride, metal carbide। जनरली यहाँ पे जब भी मैं मेटल बोल रहा हूँ तो वो मैं 1A और 2A ग्रुप के रेफरेंस में बोल रहा हूँ। कभी कभी एल्यूमिनियम ले लूंगा से, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक अच्छा मेटल है भाई। मेटल ऑक्साइड हो गया, मेटल हाइड्राइड हो गया, मेटल कार्बाइड हो गया, मेटल नाइट्राइड हो गया, ठीक है, मेटल फॉस्फाइड हो गया। ये जितने भी रिएक्शन है ना, ये जनरली हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस में देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। लिसिस वर्ड का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, और हाइड्रेशन मतलब यू आर एडिंग वाटर, दैट इज हाइड्रेशन। वाटर इज एडेड इन दैट मॉलिक्यूल, वाटर इज एडेड। उधर वाटर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, उधर वाटर ऐड हो रहा है। समझा? उसका प्रोसीजर भले कैसा भी हो, बट वाटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, कुछ ना कुछ करके वाटर डायरेक्टली आके ऐड हो गया। फिर टूटा तो वो अलग बात हो गई, वो चलेगा। इधर हाइड्रोलिसिस में तो क्लियर दिखेगा मुझे कि HOH टूट रहा है, तो जहां पे वाटर का ब्रेकडाउन हुआ उधर अपन क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये जो हाइड्रोलिसिस है इन सारे कंपाउंड्स का, जब इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। जैसे मैं फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूं मेटल हाइड्राइड, सबसे पहले मैं ले रहा हूं मेटल हाइड्राइड। कि अगर मैं मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन वाटर से कर दूं, ठीक है, तो अज्यूम करके चलेंगे यहाँ पे कि H+ है, H+ है और OH क्या है, माइनस। H कौन सी फॉर्म में, प्लस, OH माइनस। तो मेटल विल कंबाइन विद OH, और हाइड्राइड में ना H- होता है। हाइड्राइड का H क्या होता है, माइनस। ये H- जो है ना वो H+ से कंबाइन हो जाएगा। That H- combines with H+, that H- combined with H+ and result in formation of H2O, हाइड्रोजन गैस। तो इसका कंपाउंड क्या बना, देखो इसका कंपाउंड ये हो गया हाइड्रोजन प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, where X is the valency of the metal. If your metal is monovalent, this is MOH. If your metal is divalent, MOH twice. Example. तो ये जो मैं बना रहा हूं ना, इसको मैं बोलूंगा कि ये जनरल रिएक्शन हो गया, जो मैक्सिमम केसेस में वैलिड हो, जो मैक्सिमम केसेस में वैलिड होगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि मान लो मेरे पास है सोडियम, जो हाइड्रोजन से रिएक्ट होकर कंपाउंड बनाता है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 1A ग्रुप का हाइड्राइड, बराबर। ये हाइड्राइड की कौन सी टाइप है, आयोनिक, कोवैलेंट, इंटरस्टिशियल, आयोनिक। 1A 2A ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड को नाम देते हैं आयोनिक, आल्सो कॉल्ड एज सलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स ना। तो व्हेन दिस सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन दिस सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर, तो ये H- है, सामने कौन है, H+, और Na किसके साथ जाएगा, along with the liberation of आप समझे मेरी बात, ठीक है। इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए ऐसे CH2 है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्राइड, कमर्शियल नेम ऐसा उसका हाइड्रोलिथ है। क्या नाम है, हाइड्रोलिथ। तो जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होगी ना, तो कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2, हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, -1। तो ये बना देगा CaOH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग तो कर सकते हैं ना, चलेगा ना, बैलेंसिंग दिया तो, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या आ गया कि हाइड्राइड्स आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो 1A 2A के हाइड्राइड्स हैं, दे आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मेरे पास हाइड्राइड है और मैं उस पे वाटर ऐड कर दूं, बराबर, तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझा बात, यस और नो, यस।
सेकेंड में अगर बात कर रहा हूं तो हाइड्राइड के बाद में डिस्कस कर रहा हूं मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड में ना कार्बन कोई फिक्स फॉर्म में नहीं होता, कार्बाइड के वेरियस फॉर्म्स है। ऐसा मत सोच लेना कि कार्बाइड में कार्बन फिक्स है, जैसा भी हाइड्राइड में बोला मैंने तो H माइनस था ना, तो ये फिक्स है मेटल के साथ। कार्बाइड में ऐसा नहीं फिक्स है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आपको अभी देखने से पता चल जाएगी। तो जब ऐसा मेटल कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन along with metal hydroxide। ये तो फिक्स हो गया कि अगर ये मोनोवेलेंट तो 1, डाइवेलेंट तो 2, ट्राइवेलेंट तो 3। तो मैं कुछ कार्बाइड के आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल है लिथियम कार्बाइड। सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास? लिथियम कार्बाइड। सबसे पहला क्वेश्चन तो वो पूछेगा कि लिथियम कार्बाइड कौन से टाइप की कार्बाइड है। लिथियम कार्बाइड कौन से टाइप की कार्बाइड है। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि लिथियम कार्बाइड में कौन सा आयन है, जो कार्बन है वो कौन सी फॉर्म के आयन में कौन सा अनायन है। तीसरा पूछ सकते हैं कि अगर लिथियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराए तो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। आप समझे, ये कई वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है अपने पास लिथियम कार्बाइड के लिए। तो मैं बोलता हूं मेरे पास लिथियम कार्बाइड है दैट रिएक्ट्स विद वाटर, दैट रिएक्ट्स विद वाटर। लिथियम का कार्बाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है वाटर, लिथियम कार्बाइड का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। लिथियम का चार्ज क्या होता है? +1। ये तो बराबर है ना, कितनी बार है? 2। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? तो ये जो C2 है इसका टोटल चार्ज क्या हुआ? बराबर ना। मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें ये 2 कार्बन मिलके कितना चार्ज कैरी कर रहे होंगे? -2 का चार्ज। जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो इनको 2H+ लगेगा। अगर 2C2 - 2 को 2H+ मिल जाए तो क्या बन जाएगा बोलो? C2H2। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिलीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? Also called as ethyne. Also called as ethyne. That's why the carbide is called acetalide carbide. That's why the carbide is called acetalide carbide. मतलब ये डिपेंड करता है कि उसने कंपाउंड कौन सा बनाया है। वो हाइड्रोलिसिस पे जिस तरीके का कंपाउंड देगा ना, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये टाइप की कार्बाइड कौन सी है। आप ऐसे नहीं कंपाउंड को, आपको किसी ने बोला ये कार्बाइड है बता दो, तो आपने डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना। असली में डिटेक्ट कैसे करते हैं कार्बाइड को? उस कार्बाइड को वाटर में ऐड करते हैं और देखते हैं कि कौन सा गैस है। एसिटिलीन जब बर्न होता है ना तो एक ब्राइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। एसिटिलीन को जब बर्न करेंगे आप, एसिटिलीन गैस जब बर्न होगा तो इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट फ्लेम। दैट ब्राइट फ्लेम क्लियरली इंडिकेट्स कि कौन सी गैस है? एसिटिलीन। मतलब एक पॉइंट से समझा रहा हूं कि इस तरीके से आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो कार्बाइड में वाटर डालने के बाद गैस निकली वो एसिटिलीन गैस है। इसका मतलब कार्बाइड जो है वो एसिटालाइड है। ऐसा पत्थर दिख के नहीं मालूम पड़ गया क्या? टेढ़ा लग रहा है ना, एसिटालाइड होगा। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शंस है अपने पास। लिथियम का क्या हो गया बताओ? Li combines with OH ना, that result in formation of Li। कितने लिथियम है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। समझा मेरा बात? अब लिथियम के बाद जैसे मैंने मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिया, Mg2 MgC2 प्लस वाटर, MgC2 प्लस वाटर। व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीशियम? तो C2 पे चार्ज -2। तब तुमको रिएक्शन भी करने की जरूरत नहीं, तुम समझ गए हो। C2 पे -2 का चार्ज मतलब एसिटालाइड कार्बाइड होती है। आया समझ में? तो कार्बाइड में नोट करके मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कार्बाइड में एक कार्बाइड है जिसका नाम है एसिटालाइड। कार्बाइड में एक कार्बाइड है जिसका नाम क्या है? एसिटालाइड। व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट कार्बाइड? मतलब उसके पास कौन सा आयन होता है? C2 -2 बराबर। और ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो C2 -2 आयन कुछ ऐसा दिखेगा। C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, दोनों साइड से एक लोन पेयर है। दिस इज C2 -2 आयन, दिस इज C2 -2 आयन, जिसको अपन एसिटालाइड बुला रहे हैं। जब मैं मैग्नीशियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट करता हूं, दैट मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस एसिटिलीन अलोंग विद द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं बेरिलियम कार्बाइड की बात कर रहा हूँ। किसकी बात? बेरिलियम। अच्छा, ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन आपने भी पढ़ा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन गैस में। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं ना,
अरे याद है कि नहीं, कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्ट कराते ही कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है और उसके साथ साथ में एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। सिमिलर है एकदम। बैलेंसिंग पर्पस अगर तुम्हें देखना है तो तुम मल्टीप्लाई बाय 2 करके सोच सकते हो। What is the charge on calcium? +2. So what will be the charge on C2? -2. तो C2 -2 तो एसिटाइलाइड है, पहले बता दूंगा ना। तो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा C2 -2 आयन में कि in case of C2 -2 आयन number of sigma and pi bonds, number of sigma and pi bonds। तो अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसके पास एक सिग्मा है और 2 पाई है। It consists of 1 sigma and 2 pi। C2 total number of सुनना ध्यान से, total number of electrons present in C2 -2 ion। What is the charge? What is the atomic number for carbon? 6। 6 और 6 कितना हो गया? 12। बाहर का भी तो 2 लिया है, तो 12 नहीं 2 14, मतलब ये किसके जैसा हो गया? N2 नाइट्रोजन। So what should be the bond order for 14? 3। 14 का bond order 3.0 होता है, तो इसके भी ट्रिपल बॉन्ड हो गए, बराबर। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, which of the following set of ions are isoelectronic, जिसमें से ये C2 -2 N2 दे दे, हाँ है ना। ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि which of the following ions are isoelectronic, उनका जो सेट है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है but their bond orders are not same। नॉर्मली अपन लिखते हैं ना कि जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा। जिनका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम। उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट नोट्स में एक जगह मैंने मेंशन भी किया है कि ये ऐसे कंपाउंड है जिनका आपस में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, सॉरी जिनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वो एक दूसरे के, और उनकी बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है। कौन से कंपाउंड है? पॉज कर दी थोड़ी देर के लिए। एक तो ये लोग डेट बीट भी डाल के देते हैं, मालूम ही पड़ जाए कौन सी बैच का है। आ जाओ। तो C2 -2 आयन, समझो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट देयर बॉन्ड ऑर्डर्स आर नॉट इक्वल। वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है बट उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है, तो उधर CO+ आ गया, बराबर। या CO वैसा वाला क्वेश्चन दे देगा वो कि ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बराबर, CO+ वाला। अब उसने क्या किया? 13 वाले ले लिए, समझे क्वेश्चन क्या बना रहा है वो? 13 वाले ले लिए सब, बाकी जितने भी 13 होंगे वो 2.5 के लिए जाएंगे, बट ये वाला जो 13 है वो हो गया चेंज। तो ऐसा भी बना सकता है ना क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह तो पढ़ा है ना। ये कार्बन कितना हुआ अपने पास? 6। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। होना कितना चाहिए? 14। एक कम क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास प्लस है, तो 14 का क्या हो गया? 13। ठीक है, आपको लगता है आप अच्छे हैं, मैं नहीं मानता आप अच्छे हैं, ठीक है। 4-5 बच्चों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग सच में अच्छे नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं स्कूल में 95 लाया था, कभी ना डेटा उठा के देख लेना, हर स्कूल में 10-12 लोग 95 लाए रहते हैं, और ऐसे महाराष्ट्र में कितने स्कूल है क्या पता, बराबर ना। 1000 स्कूल रहेंगे कि 1000 से भी ज्यादा रहेंगे? ज्यादा ही रहेंगे ना भाई, हाँ या ना। हर स्कूल में 5-5 भी मान लो, पता चल जाएगा। 2000 स्कूल मान ले, चलो एक एवरेज मान लेते 2000, ठीक है। महाराष्ट्र में खाली इंटू 5, 95 ऊपर वाले, हर स्कूल में 5, कितने हो गए? 10,000। MBBS का गवर्नमेंट सीट कितना है? उसमें भी 50% सेलेक्ट नहीं होंगे, हाँ या ना। ये तो एक नंबर पे बात की है खाली, टोटल नंबर ऑफ स्कूल और कितने अपेयर होते हो तुमको बहुत अच्छे से मालूम है। तो ये तो भूल ही जाना भाई कि मैं 95 लाया था, मैं 96 लाया था। हर साल लोग आते रहते हैं। जर्नी ये है कि आप 2 साल कैसा अच्छा परफॉर्म करोगे। अब ये मेन टाइम चल रहा है जिसमें आधे लोग निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ, ये इसको ऐसा, उसको ये हो गया, इसको प्यार हो गया, इसको ये हो गया, मेरे को केमिस्ट्री पसंद नहीं आ रहा है, मेरे को फिजिक्स पसंद नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट कौन सा तुमको पसंद कर रहा है?
पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन उसके बिना एडमिशन नहीं हो सकता। बात को समझो जरा भी, ये सारी चीजें फटाफट आंसर आना चाहिए, वरना एकदम फिक्स है लिखने को दिया जाएगा। नहीं लिख सकते तो उसका भी मैंने बता दिया क्या करना है। कल को तो अगर तुम फेल हो गए, तुम तो चिल्ला चिल्ला के यही बोलेंगे ना, अजित सर सुरेश सर क्या पढ़ा रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बाबा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। बोलता मित्र, सही है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ? पास हो गए तो कुछ मत बोलो चलेगा, बट फेल हो गए बिना बच्चा पहले बोल देता है क्लासेस वाले बराबर नहीं थे। मैं तो क्या, मेरा पूरा 100% एफर्ट दे रहा था, 25-25 घंटे दिन में पढ़ता था मैं। बच्चा ऐसा है ना, वो कभी अपने ऊपर नहीं लेता है, वो घर पे बचने के लिए बोल देगा कि बरोबर नहीं होता तिकडे, अभी मेरे को इधर लगाओ, इधर देखो मैं फोड़ देता हूँ। अगले साल भी वही है उसका, फिर कुछ फोड़ भी नहीं रहा है। वो अपने पास कुछ आते हैं रिपीटर में, उनको अभी भी 0 आता है, -2 आता है, वो अगले साल किधर और जाएंगे। साइकिल ऐसी चलती है ना भाई, उधर इधर ऐसा ऐसा ऐसा, वैसे उनका भी चल रहा है। तो वो सब चीजें मत करो, ध्यान दो। अभी और 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो वो लोग ने आंसर भी दे दिया था, जिसमें 3 वाला है, लेवल वाइज है ना। पहला क्वेश्चन पे कम है, फिर उसके आगे वाले पे ज्यादा है, फिर वो तीसरे वाले क्वेश्चन पे 25 टाइम्स मिल गया। तो मैंने उनको बोल दिया था बताना मत पीसीबी में, हाँ सामने से बोला था मैंने, वरना उनको आ जाएगा तो फिर क्या वो बच जाएंगे। बोले हाँ नहीं बताएंगे। चलो आ जाओ तुम, और इधर आ जाओ, ध्यान दो, फोकस करो एकदम। क्वेश्चन आया, जो आंसर देगा वो बचेगा, बाकी लोग लिखने का। 2 घंटा दिया है ना तुमको मैंने, बिंदास बैठ के लिखने का। इधर रहता है कोई कोई बोलता है क्या करूं सर अभी सब हो गया, तो दिया है करो। आ जाओ, CaC2 याद रहेगा, एसिटालाइड C2 - 2, क्वेश्चन समझा क्या बना, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, आया समझ में बात? तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कभी कभी वो ये भी कर लेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल जो तुमने सॉल्व किया है वो भी घुमा सकता है। लेट्स सी, अभी एक और मैं बोलता हूँ, जैसे मान लो बेरिलियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड, व्हाट इज द चार्ज ऑन बेरिलियम? +2 इंटू 2 +4, तो कार्बन का चार्ज क्या हो गया? अब ऑब्जर्व करेंगे तो हर बार अपन 1 ही जाते हैं ना, क्योंकि अपन ने बात किया है 1 ग्रुप एलिमेंट्स आर ऑलवेज +1। अरे ये सब मत बोलो, वरना 10-10 रूल है इसमें, याद आ जाना चाहिए फटाक से। ब्रेन को अपने थोड़ा मोटिवेट करो अंदर से कि बाबा घर पे लिखना पड़ेगा, जाके मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर ऑलवेज +2, तो बेरिलियम का चार्ज +2 हो गया ना, इंटू 2 तो +4 हो गया, तो कार्बन का चार्ज -4 हो गया, बेरिलियम कार्बाइड बन गया। ठीक है, तो मतलब ये कार्बाइड और ये कार्बाइड तो अलग हो गया फिर सर, हाँ या ना? अगर इस कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस में करूं तो ये -4 को H चाहिए, कितना H? 4 देखो, CH4 बन जाएगा, तब तो ये मीथेन बन गया ना। क्या बोलते हो, सही है? ये क्या बन गया? मीथेन। अब मीथेन बनाएगा मिथालाइड, जिसने मीथेन बनाया उसका नाम मिथालाइड। तो दूसरी टाइप की कार्बाइड क्या हो गई? मिथालाइड कार्बाइड। C-4 आयन। अब समझा वो लोग कैसे डिटेक्ट करते होंगे गैसेस को, उन गैसेस का टेस्ट करना पड़ता है उनको, ऐसा नहीं उनको दिख गया मीथेन बोल बोल के आ रहा है, अनाउंसमेंट चालू हो गई मीथेन आ रहा है करके, नहीं ना, उन गैसेस को डिटेक्ट करना पड़ता है। थोड़ा ऐसा सब सोचेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा क्या हो रहा है। कि C-4 आयन बराबर मिथालाइड कार्बाइड, समझा? तो टाइप क्या हो गई क्वेश्चन की, पूछेगा बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, कौन सा हाइड्रोकार्बन, आंसर आ गया मीथेन। उसने पूछा बेरिलियम कार्बाइड में कौन से टाइप का कार्बन है, वो जो कार्बाइड है उसकी टाइप क्या है, तो आपने बोला उस कार्बाइड का टाइप है, यस परफेक्ट, वेरी नाइस। along with beryllium hydroxide, how many times? मल्टीप्लाय बाय हाँ 2 कितना, मग इकडे पण किती, बॅलन्सिंग देख लेना, ठीक है। एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, what's the charge on aluminium? Into 4 + 12,
So what is the charge on C3? -12. ठीक है, वाटर से रिएक्ट करा दिया, C3 के ऊपर -12 है, 3 कार्बन पे -12 मतलब 1 कार्बन पे -4। ठीक समझ गए क्या हो सकती है? That will give you CH4. How many times? 3 times. ऐसा इधर बन गया AlOH thrice, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको Mg2C3 बोल दूं मैं मैग्नीशियम कार्बाइड के बारे में। What is the charge on magnesium? Into 2. What is the charge on C3? -4. तो ये C3 जब -4 है तो वाटर से जब रिएक्ट करेगा तो बना देगा C3H4, 4H+ लिया ना उसने, बराबर ना? C3H4 प्लस 2 टाइम्स MgOH twice, बैलेंसिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये C3H4 क्या बना? प्रोपाइन। तो C3H4 इज प्रोपाइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइलाइड कार्बाइड। एसिटालाइड कार्बाइड इज आल्सो कॉल्ड एज इथालाइड कार्बाइड। प्रोपाइलाइड कार्बाइड इज आल्सो कॉल्ड एज एलाइड कार्बाइड, बराबर, दूसरा नाम होता है। इसमें C3 के ऊपर चार्ज क्या हो गया? -4। C3 के ऊपर चार्ज क्या हो गया? -4। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, समझ गए? प्रोपाइन ना, C3H4 कैन बी रिटन एज, ये इसी का आइसोमर्स CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, ये 2 और 2 4 हो गया, 3 कार्बन हो गए ना। इसको बोलते हैं एलीन। एलीन इज द एग्जांपल ऑफ सिंपलेस्ट, यस, सिंपलेस्ट क्यूमेलिन। एलीन इज द एग्जांपल ऑफ सिंपलेस्ट क्यूमेलिन। 2 बार लिख लिया, बराबर, 3 था ना, रुको 2। एलीन इज द बेस्ट एग्जांपल, सबसे पहला क्यूमेलिन यही बना था, बराबर। एक बार जेईई के एग्जाम में इसके कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को भी पूछा गया है कि जो सेंटर पे कार्बन है क्या हाइब्रिडाइज होगा? ये जो साइड में sp2 डबल बॉन्डेड है ना, ये भी डबल बॉन्डेड है, बट जो ये मिडल में वो डबल बॉन्डेड है, 2 पाई हो गई ना उसके पास, तो इसलिए sp है, और ये दोनों क्या है? समझ गए बात को? ठीक है, तो कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऐसा कुछ मिलने वाला है। तीसरे नंबर पे अपन आ जाते हैं मेटल नाइट्राइड। तीसरे नंबर पे अपने पास है मेटल नाइट्राइड। नाइट्राइड समझते हैं? नाइट्राइड, नाइट्राइड फिक्स है, जब भी नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज, क्या बोलेंगे? नाइट्राइड। व्हाट इज N3 माइनस? अजाइड, नाइस, 2 टाइम्स। आप आंसर देंगे ऐसा कुछ अच्छा, अकेला बोलेंगे तो कम हो जाएगा, नहीं बोल पाए तो मेरी गलती थोड़ी है भाई। बोला आपने बोला ऐसा, बोला सर मैं तो बोला था, आपने बोला तो आपने ही सुना खाली, समझा? अजाइड, दिस इज अजाइड आयन। इस याद है इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था। इसके स्ट्रक्चर की काफी खास बातें हैं, ये 2 लोन पेयर है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है ये और ये अलग है, n के ऊपर -3, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो नाइट्राइड है, N3 ऊपर माइनस, अजाइड है। प्रिंटिंग एरर नहीं है बाबा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो बोले 3 गलती से ऊपर नीचे हो गया है। That is azide and that is nitride. We are talking about when it react with water, तो सिंपल है, -3 कितने H लेगा? 3 H प्लस ना, क्या बना देगा? प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो तुम्हारा फेवरेट लेते हैं लिथियम नाइट्राइड। What is the charge on lithium? How many times? 3 times. नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया -3, बराबर, तो उससे क्या बन जाएगा? NH3 प्लस LiO। Many times? 3 times. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीशियम? 3 टाइम्स है ना, 6, तो सामने वाले पे -3 2 बार हो गया, ठीक है। It react with water, that give you NH3
along with the magnesium hydroxide. समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा मेटल नाइट्राइड लेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वाटर से अमोनिया मिल जाएगा, बराबर। जैसे मैं ले लूं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, that react with water that give you ammonia along with aluminium hydroxide. समझ में आ रहा है बात? ठीक है। ऐसे अच्छा, ये सब रोड मैप क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकता है। रोड मैप क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, उसने ऐसा लिखा lithium plus nitrogen give you compound A, that compound A further react with water give you compound B and C. तो A क्या हो गया, लिथियम नाइट्राइड, उसका वाटर से रिएक्शन हुआ ना, तो B और C क्या हो गए, एक हो गया लिथियम हाइड्रोक्साइड, एक हो गया अमोनिया। समझा? तो ये होता है रोड मैप क्वेश्चन। तो उसमें आखिरी में क्वेश्चन ऐसा था, आइडेंटिफाई A, B एंड C, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आइडेंटिफाई कर, अलग अलग फॉर्म में दे देगा। समझ गए बात को? ठीक है। अगला मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ये सबसे सिंपल रिएक्शन होती है जहां पे मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, बराबर। एंड सम केसेस इट रिलीज हाइड्रोजन गैस आल्सो, ठीक है। जैसे आपके पास सोडियम ऑक्साइड हो, सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिलीज हो, रिएक्ट हो जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दे, बराबर। आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, वाटर से रिएक्ट हो जाए तो वो बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बराबर। These are called aqueous solution of the oxides. These solutions are basic in nature. That's why their oxides are also basic in nature. तो ये एकदम सिंपल फॉर्म है वाटर के। मैंने बोला ना वाटर ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह रिएक्ट होता है। वाटर के बारे में पढ़ा ना तो कुछ दिन निकल जाए। समझा मेरा बात? जैसे मेटल ऑक्साइड भी दिया, मेटल नाइट्राइड, मेटल फॉस्फाइड। मेटल फॉस्फाइड ऑक्साइड आप जानते थे, ऑक्साइड मतलब O के ऊपर चार्ज -2 ना, सोडियम का चार्ज +1 into 2 +2, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, -2। ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन के रूल्स में बताया है कि जनरली ऑक्सीजन इज फाउंड इन ऑक्साइड -2, कहीं कहीं मिलता है पेरोक्साइड, कौन बनाता है वो भी बताया हुआ है। सोडियम ऑक्साइड के साथ साथ सोडियम पेरोक्साइड भी मिलता है। सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो सोडियम को लिमिटेड ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए। अगर सोडियम को यहाँ पे मैं बर्न करने लगूं तो यहाँ पे तो एक्सेस में ऑक्सीजन है ना नेचर में, एटमॉस्फेयर में, तो उधर तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में वो सोडियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। मेटल फॉस्फाइड, फॉस्फाइड में फॉस्फोरस का चार्ज क्या हो गया, -3, ठीक है। तो जब मेटल फॉस्फाइड में बात करेंगे, it react with water that produces phosphine along with metal hydroxide, that produces phosphine along with metal hydroxide, yes। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बहुत जगह यूज होता है, कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस वाटर, ये प्रोड्यूस करता है फॉस्फीन अलोंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल कॉन्सेप्ट वगैरह के चैप्टर में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ फॉस्फीन हाउ मेनी मोल ऑफ फॉस्फाइड इज यूज्ड, हाउ मेनी मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड इज यूज्ड। फिर ऐसा कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस डैश नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉस्फीन, ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ये वही रिएक्शन है जहाँ पे कैल्शियम का चार्ज क्या है, +2 into 3 बराबर। फॉस्फोरस पे चार्ज क्या होता है, -3 into 2 -6, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन ऐसे बनेगा। तो ये हो गया मेटल फॉस्फाइड के बारे में, ठीक है। तो दिस आर द सर्टेन हाइड्रोलिसिस, ये कुछ हाइड्रोलिसिस होगी। फोर्थ वाली जो मैं हाइड्रोलिसिस बता रहा हूँ ना, दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल हैलाइड्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल हैलाइड्स। जैसे मैं रिएक्शन ले लूं, सबसे पहले नॉन मेटल हैलाइड में सबसे पहले एग्जांपल ले लूं तो मैं BCl3 बोल रहा हूं, बोरॉन क्लोराइड, बोरॉन क्लोराइड। BCl3 को अगर मैं वाटर से रिएक्ट करा दूं, ठीक है, तो फॉर द बैलेंसिंग पर्पस वी नीड 3 वाटर। ये देखिए ये बोरॉन हो गया, दिस इज क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 ना, HOH HOH HOH, 3H 3Cl के साथ चला गया ना, बराबर। असलियत में ऐसा रिएक्शन नहीं होता, वाटर अटैक्स ऑन बोरॉन, वाटर अटैक्स ऑन बोरॉन, जो वाटर बोरॉन के ऊपर अटैक करता है। ये जो हाइड्रोलिसिस होती है 2 टाइप की हो सकती है, मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, पढ़ाया भी था इसके बारे में।
एक होता है बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक होता है बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बोरॉन जो BCl3 है ना, अभी आपको रिसेंटली पी ब्लॉक में भी इसका डिस्कशन मिला रहेगा। तो BCl3 में जो बोरॉन है, उस बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी BCl3 में, बराबर। उस वैकेंट ऑर्बिटल पे वाटर की जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, वो अपना लोन पे ट्रांसफर करता है, एंड दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन बोरॉन एंड ऑक्सीजन, बराबर। तो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। तो उस H को जब रिलीज करेंगे तो H जाएगा वहां से प्लस की फॉर्म में, ऑक्सीजन का पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होगा, इधर से HCl लेके आता है, HCl बाहर जाता है, तो एक क्लोरीन की जगह एक OH आता है। ऐसा मैकेनिज्म डिस्कस किया है हमने। जब आप उसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके पास केमिकल बॉन्डिंग की नोटबुक में है। जहां भी ऐसा होता है वहां पे बोलते हैं कि यहाँ हाइड्रोलिसिस जो हुई हैलाइड की, वो बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुई। क्या हुई? बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, एक बार आप देख लेना, नहीं रहेगा तो मुझे बोल देना, मैं वापस बढ़ा दूंगा, ठीक है। बट एक बार चेक कर लेना, मैं काफी तक श्योर हूं कि रहेगा ही। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया? 3H 3Cl के साथ तो निकल गया ना, बराबर। तो 3HCl बाहर हो गया, प्रोडक्ट क्या बचा? BOH thrice. What is the name of compound? Boric acid. Yes, it is popular by the name of orthoboric acid along with 3HCl. This is also one of the method of preparation of orthoboric acid. This is one of the property of BCl3. ऐसे सोचना है इसको, तो आपको हर जगह के लिए याद रहेगा। जैसे मैं बोल दूं SiCl4, इधर भी वही 4 वाटर दिया, 4H हो गया। अभी तक बोरॉन था ना, वैसा है, एक और क्लोरीन डाल दो, एक और HOH ले लो, 4H 4Cl निकल गया। क्या मिल गया बताओ? SiOH4 माइनस 4HCl है। बट ये जो कंपाउंड है ना, इज नॉट दैट मच स्टेबल, इट लूजेस वाटर एंड फॉर्म H2SiO3। सिलिसिक एसिड करके अलग कंपाउंड बना लेता है अपना, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ऐसे आप PCl3 की भी हाइड्रोलाइज करते हैं। ये डिस्कशन हुआ है अपना। PCl3 क्लोरीन एक 3 ही चाहिए ना, तो 3 ही रखो, सामने भी 3 ही वाटर रखो, बराबर। 3H 3Cl निकल गया ना, क्या मिला? POH thrice H3PO3। What is the name of compound? क्या? फॉस्फो के बाद क्या बोले? सुना ही नहीं दिया। कोई एक बता दो भाई, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो या हाइपो? हाइपो। कैसे? नहीं, अभी आंसर दिया तो बताना पड़ता है कैसे। बोला ये सब मिलके बोले ना हाइपो, तो मेरा भी हाइपो ही ले लो। 5 times all oxo acids. This is orthophosphorus, not hypophosphorus. H3PO3. H3PO2 is hypophosphorus. 312। ये वो 5 बार उधर दिया था ना, वो वाला है। 3 में तो लोग बच गए थे बाबा, हर्ट हो गया मेरे को आंसर दे दिए तो बोला अभी अगले वाले में बताता हूँ। ऑर्थोफॉस्फोरस है, सिंपल है। 312 313 314। पहला वाला HOO हो बोलते हैं अपन, तो पहला वाला इस हाइपो, दूसरा वाला ऑर्थो, फिर तीसरा वाला भी ऑर्थो, और तुमने तो मिलके चिल्ला के बोला हाइपो। इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए वापस एक बार पूछ लिया, हाइपो? बोला हाँ। सर हम लोग तो बोले ही नहीं, तो तुमको इसलिए 5 बार दिए। पता तो ऑर्थो बोल दिए होते। आ जाओ। PCl3 प्लस वाटर, एक और आने वाला है। मेन तो अभी आएगा, ये सब तो क्या ऐसे चिंटर पिंटर चल रहे हैं। 2000 की नोट बाकी है बाबा। नहीं, नोटबुक में इतना जल्दी थोड़ी ढूंढ पाएगा तू। बुक ओपन करके कोई मतलब नहीं है। एक ही चैप्टर में 100 पेज पढ़ाए रहते। कौन से चैप्टर का आएगा क्या मालूम। पता चला स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, उसका बुक ही नहीं लाए। बुक में देख के तो बोलना मुश्किल ही है। सब लोग मिलके भी ढूंढेंगे तो नहीं होगा। इतनी देर में तो मैं भूल के चला गया रहूंगा कि भाई इतना लिखना है। POH थ्राइस, साथ में कितना मिल गया बोलो? 3HCl। ऑक्सो एसिड मैंने पहले ही बोला था, आपको याद होनी चाहिए। इतने दिन तक मैं टाइम दे रहा था, खुद नाम बताता था, कहीं पे आता था। नहीं याद हो रहा है तो क्या देना पड़ता है लिखने के लिए।
मैं तो खुद पर्सनली चाहता हूँ कि तुम कुछ मत पढ़ो, फेल हो जाओ 11 में, वापस 11 पढ़ाएंगे तुमको, है कि नहीं? एक बैच बनाया सीधा 11 का अप्रैल से चालू कर देंगे, वापस 11। क्या बोलते हो? नहीं तो ध्यान दो फिर पढ़ाई पे। अब PCL5 आ जाओ। PCL5 का ना एक मस्त बताया था, अगर याद होगा तो। PCL5 को ऐसा लिखते हैं अपन, देखो PCL3 Cl याद है, और वाटर को ऐसा लिखते हैं HOH। ये PCL5 की बोतल, ये वाटर की बोतल, कितना HCl 2 और POCl3। तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी चालू रखा है कि कोई बोले नहीं, कोई बोला तो दिखा देंगे, करो देखो कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलते? सही है? आंसर बताओ, कम ऑन। PO ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा जानबूझ के लिखा है ऐसा, चलो आगे कर देता हूँ। नॉर्मली तो ऐसे ही लिखते हैं POCl। ओ मैं साइड में क्यों ले रहा हूँ बता दूंगा, प्लस 2HCl ना। और अगर यही POCl3 थोड़ा वो साइड में लिखा है बराबर, ये देखो, ये P डबल बॉन्ड हो Cl 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 प्लस HOH 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 3H कंबाइंड विद 3Cl, क्या मिल गया? 3HCl। बाहर गया, क्या बचा? 1 2 3 बराबर H3PO4। मैं चाहिए तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, PO साइड में रख के 3 क्लोरीन की जगह 3 OH, इसलिए जानबूझ के उस तरफ लिखा। अभी समझ गए ना? चेंज कर दे रहा हूँ, POCl3 that give you H3PO4 plus how many HCl? 3 HCl बराबर। What's the name of the oxo acid? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बराबर। फॉस्फोरस बताने के बाद ये याद आ जाता है, ठीक है? तो दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको अपन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के नाम से बुलाते हैं, POCl3 को, ठीक है? ऐसे मेरे पास SO2Cl2 भी होता है, क्लोराइड नहीं है, बट अभी क्या लिख रहे तो अपन ये भी लिख सकते हैं, उसका भी 2 क्लोरीन ना, देखो इसी की तरह एकदम, उसका भी 2 क्लोरीन वाटर के 2 H से रिप्लेस कर दो, क्या मिल जाएगा बताओ? SO2OH 2 times along with 2HCl. Come on, tell me the name of the acid. हाँ बराबर बोला, कौन सा? ऑर्थो सल्फ्यूरस एसिड। नहीं देख के बोला क्या? अरे सल्फ्यूरिक एसिड है वो, H2SO4 है, लिखा अलग है खाली। कितना ऑक्सीजन है? 2 ना। H कितना है? 2। क्या बन जाएगा? तो और एक्स्ट्रा मिल रहा है बाबा, क्या करना है फिर? ये जाने दो। हाँ दैट मतलब दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड में वाटर डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला। सल्फ्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग विद HCl। अब ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में यहाँ पे सारे रिएक्शन दिए हुए, ये जितने यहाँ लिखे हैं ना, ये पूरे इधर इधर, ये सब एस ब्लॉक पी ब्लॉक में मिलेंगे। मोटिव यही है कि जितनी बार रिएक्शन देखेंगे पढ़ेंगे, उतनी बार रिकॉल होगा, उतनी बार समझेंगे। आया समझ में? ठीक है, क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसलिए जो पहले आ रहा है वो अभी से बताते आ रहा हूँ कि ये आगे भी आ सकता है। NCl3 है मेरे पास, जैसे NCl3, तो दैट NCl3 reacts with water, that NCl3 reacts with water। अगर आपको याद हो ना तो ये जितनी भी टाइप थी ना, यहाँ से यहाँ तक वाली, ये सब एक टाइप वाले, by forming coordinate bond, by forming coordinate bond। ये थोड़ी मैंने बीच में अलग हाइड्रोलिसिस बता दी है, वो डायरेक्ट हैलाइड्स नहीं है, देखो वो ऑक्सीजन आ रहा है बीच में। NCl3 हैलाइड हो गया डायरेक्ट नॉन मेटल का, बराबर। NCl3 की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो अमोनिया देता है along with HOCl। ये मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया है, इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अपन बोलते हैं NCl3 में नाइट्रोजन क्लोरीन में बॉन्ड मोमेंट विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन और क्लोरीन, नाइट्रोजन, बिकॉज़ दैट नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दिखेगी। जब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखेगी तो सामने जो वाटर का H है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, ये उसको खींचेगा ना, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
तो वो H combines with the nitrogen, that H combines with the nitrogen, और यहाँ से वो H को बाहर करेगा, Cl के साथ जाएगा, तो HOCl मिल गया. What's the name of the acid? Hypochlorous acid. बराबर. It is popular by the name of hypochlorous acid. One more water molecule, all three will be replaced by H. That is NH3. और यहाँ की लास्ट लाइन में था हाइड्रोलिसिस की कि NF3, CCl4, SF6 cannot be hydrolyzed. रीजन सबके अलग 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 हैं. NF3 cannot be hydrolyzed due to its non-polar nature. CCl4 cannot be hydrolyzed due to absence of vacant orbital. SF6 cannot be hydrolyzed due to steric hindrance. सल्फर है, 6 फ्लोरीन है, वाटर को अटैक ही नहीं करने देते है, समझ में, वाटर को बचा के रखते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसका भी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है. उसी के ग्रुप का एक एलिमेंट होता है टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड, TeF6, that can be hydrolyzed. So these are the few reactions. बराबर, हाइड्रोलिसिस ही कुछ रिएक्शन है. ठीक है, ब्रेक ले लेंगे आप. ये इट्स ऑल फ्रॉम वाटर. अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नहीं बताया जो अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है, मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. इवन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस में, इंटरस्टिशियल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें BaCl2 था, वाटर अंदर आता है, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस. तो अपना वो पार्ट केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी हो गया है. आया समझ में बात? ठीक है, ब्रेक ले लेंगे. विल स्टार्ट एट 2:10, 2 बजे से है ना.